वारकू भैया का स्वागत है। थैंक यू रवि भाई। कैसा लग रहा है अब सोशल मीडिया? एक रील बनाने के हमें इतने पैसे मिलते हैं जितने बेचारे एक ब्रेन सर्जन को नहीं मिलते हैं ऑपरेशन करने में। ये कैसी दुनिया है यार। जब भी आप ये यंग जनरेशन ऑफ यूट्यूबर्स एंड सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करते हो, क्या नोटिस करते हो? इम्पेशंस, दैट्स इट। 2020 में जब मैंने शुरू किया था रणवीर, बहुत लोगों ने बोला यार लेट हो गया, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत यूनिक है एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि नंबर कैसे लाते हैं। कहते हैं कि अमेरिकन एजुकेशन लीव्स इंडियन एजुकेशन फार बिहाइंड। वो सब नॉलेज पे फोकस थे, मैं मार्क्स पे फोकस था। तो मैं बस एक तोता था, जो मुझे सुनाई देता था वही मैं वापस तुतलाता था, एंड दैट वाज व्हाट आई थॉट वाज सक्सेस। कैसी है लाइफ इस स्टेज में? बड़ा इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन की पैसे की सबसे मेन जरूरत चीजें खरीदना नहीं है, वो आपकी फ्रीडम आपको देना है। थोड़े पैसे बन गए तो उन्हीं पैसों को यूज करके और भी पैसे बन सकते। आंसर इज यस, एंड आई टेल यू व्हाई इन ऑल ऑनेस्टी। आप सच में दिल से ना एकदम खुश हो? अगर सब कुछ छिन जाए, फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़े, उस पॉइंट पे अपनी खुशी वापस हासिल कर पाना खुद के बलबूते पे, वही जिंदगी है। दोस्तों, हमारे देश के एक टॉप सेल्फ हेल्प और प्रोडक्टिविटी यूट्यूबर हैं अंकुर वारकू। हम सभी ने अंकुर भाई से बहुत कुछ सीखा है, पर आज के पॉडकास्ट में मैंने मेरे अंकुर भैया के साथ बैठकर एक ब्रो टू ब्रो कॉन्वर्सेशन करी। ये कैजुअल टाइप के कॉन्वर्सेशंस करने का चांस मुझे बहुत कम मिलता है, और मुझे ऐसे रॉ आरामदायक पॉडकास्ट करने में बहुत मज़ा आता है। इट्स जस्ट यूट्यूबर मीटिंग यूट्यूबर। प्लीज़ एन्जॉय टुडेज कैजुअल कॉन्वर्सेशन विद अंकुर वारकू भाई। वारकू भैया का स्वागत है। थैंक यू रवि भाई। बहुत बहुत सालों बाद बट फिर से मुलाकात हो रही है इन पर्सन। लास्ट टाइम हमने वर्चुअली किया था, बहुत मजा आया था। मैं शायद आपसे सिर्फ एक बार पहले मिल चुका हूँ इन पर्सन, बैंगलोर के एक इवेंट में, पर ऐसा लगता है कि मैं आपकी आत्मा को जानता हूँ क्योंकि आपसे इतना कुछ सीखा है ऑनलाइन। थैंक यू। मतलब जब मैंने पहली बार आपके वीडियोस देखे, मैं शायद 26-27 की एज का था, बट फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो थैंक यू। मतलब जो कंटेंट आप अपलोड करते हो उसमें पावर है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू सो मच। थैंक यू, दैट मींस अ लॉट मैन। आपका जितना भी कंटेंट है, मैं उसे टर्म करूंगा एज फ्यूचरिस्टिक। हर कोई आपके कंटेंट को देखकर अपने फ्यूचर को प्लान करता है, वो आपका मेन यूएसपी है। पर आप उस फ्यूचर को जी रहे हो, क्योंकि जो भी आप बताते हो आई एम श्योर कि आपने खुद प्रैक्टिस किया हुआ है। तो कैसी है लाइफ? अब ड्रीम के बारे में बताइए। तो अभी हम एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ हम हफ्ते में 20 घंटे से कम काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, एक फुली रिमोट टीम है, बहुत लगन वाले लोग हैं, बहुत बहुत मुश्किल से ढूंढ के उनको लाया है, एंड फिर उनको बहुत प्यार और मोहब्बत से रखते हैं, अच्छा काम देते हैं, अच्छे पैसे देते हैं, एंड वो हमारे लिए फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी पड़ती। एंड जैसे कि आपने बताया, बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कि मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में जब तक आप वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे, दूसरे लोगों के लिए नहीं बनाएंगे, खुद के लिए नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर बनाएंगे भी वो किसी ना किसी तरह से एक चोरी ही होगी। एंड मैं पूरी ज़िंदगी इस विश्वास के साथ जीता था रणवीर कि ज़िंदगी में और दुनिया में पैसा जो है वो लिमिटेड है। तो अगर कोई अमीर बनता है वो किसी गरीब से छीन के ही बनता है। एंड ये अंधविश्वास इतना जड़ा हुआ था कि एक तो पैसे से नफरत थी, अमीरों से भी नफरत थी, एंड ये विश्वास था कि अगर अमीर बनना है तो किसी अलग ढंग से ही बनना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम तरीका तो नहीं अपना सकते। फिर धीरे धीरे जैसे बड़े हुए, मुश्किलों का सामना किया, तो ये रियलाइज़ हुआ कि यार पैसा जो है ना वो बनाया जाता है, और उसको बनाने का तरीका वैल्यू होता है। आप किसी भी चीज़ में अगर वैल्यू क्रिएट करते हैं तो उससे धीरे धीरे पैसे की उपज बन सकती है। एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैगी का पैकेट जो होता है वो 10-20 रुपये का आता है, लेकिन आप उस मैगी के पैकेट को खोलिए, उसको बनाइए, जो कभी 2 मिनट में बनेगी नहीं, लेकिन अगर बन गई तो फिर उसमें थोड़ी बहुत सब्जियां डाल दीजिए और केचप के साथ दीजिए, तो वही सेम चीज़ 50 रुपये की बिकेगी। अगर आप लद्दाख में होंगे तो 100 रुपये की बिक जाएगी। अब ये कहाँ से पैसे की उपज हुई? वो 10 रुपये की चीज़ में, 20 रुपये की चीज़ में आपने शायद 5 या 7 रुपये और जोड़ दिए होंगे, लेकिन आपने किसी के लिए वैल्यू क्रिएट करी जिसकी वजह से वो आपको पैसे देने के लिए तैयार हो गए, एंड वो पैसा ऑलमोस्ट आउट ऑफ थिन एयर निकल के आया है। एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, इट इज़ नॉट लिमिटेड। सो जब वो
वैल्यू की तरफ फोकस आया कि कंटेंट से वैल्यू बन सकता है, एजुकेशन से वैल्यू बन सकती है, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करके वैल्यू बन सकती है। ज़िंदगी में इतनी ठोकरें खाई हैं, इतनी गलतियां करी हैं कि अगर वही गलतियों के बारे में मैं बात कर लूँ तो शायद कोई और इंसान उसको कम करेगा या नहीं करेगा, एंड उससे शायद उनकी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, जैसे आपने बताया। एंड उसी के चलते देयर इज़ अ इकोनॉमिक फ्लाई व्हील दैट गेट्स अनलॉक्ड। एक कैपिटल अनलॉक होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर थोड़े पैसे बन गए तो उन्हीं पैसों को यूज करके और भी पैसे बन सकते हैं। एंड ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन कि जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां जो आपको चीज़ें खरीदनी है वो शायद खत्म हो चुकी होंगी, तो आप उन पैसों का कैसे यूज़ कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आई ऑफन से दिस कि पैसे की सबसे मेन ज़रूरत चीज़ें खरीदना नहीं है, वो आपकी फ्रीडम आपको देना है। फ्रीडम की आप काम करना चाहते हैं कि नहीं, कितना करना चाहते हैं कि नहीं, किसके साथ करना चाहते हैं कि नहीं, कितने घंटे करना चाहते हैं कि नहीं, आप कैसा टाइप का खाना खाना चाहते हैं या नहीं, किस टाइप का फिजिकल रूटीन रखना चाहते हैं कि नहीं, किस टाइप के एक्सपीरियंसेस पे पैसे खर्च करना चाहते हैं नहीं। ऑल ऑफ दोज बिकम चॉइसेस जो पैसा आपको प्रदान करता है। इट ग्रांट्स यू दैट फ्रीडम एंड दैट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ मनी। तो हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा जाता है ट्रैवलिंग में, जो एज अ फैमिली वी एब्सोल्युटली लव। हम बहुत ही नॉन मटीरियलिस्टिक लोग हैं, तो एक घर है, गाड़ी रेंट पे है और कोई पोजेशन है नहीं, एंड वी डोंट स्पेंड ऑन एनी फैंसी वॉचेज़ और फोन्स और क्लोथ्स और एनीथिंग लाइक दैट। ना किसी को दिखाना है कि हमारे पास बहुत पैसा है, ना किसी को जताना है। तो जो भी पैसा है वो खुद की लर्निंग के लिए यूज़ होता है। बच्चों को अच्छे स्कूल भेजते हैं, किताबों पे बेनतिहा पैसा खर्च होता है, एक्सपीरियंसेस पे बहुत खर्च होता है, एंड ट्रैवल पे बहुत खर्च होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर हैप्पी टुगेदर एज अ फैमिली एंड वी डोंट नीड अ लॉट ऑफ पीपल बियॉन्ड दैट। लाइक हम 4 लोग हैं, हम genuinely बहुत खुश होते हैं एक साथ, एंड इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स बिकम मोमेंट्स ऑफ जॉय। यू डोंट need a really big occasion to feel happy about life. To feel happy about life. मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो हमारी टैगलाइन है हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी, ये आपकी वजह से हमने चूज किया। आपको हमारी पिछली कॉन्वर्सेशन याद है? मेरे को याद है, बिल्कुल। एलियंस की बात करी थी हमने। बिल्कुल हमने पूरी शुरुआत उसी से करी थी। मेरे ख्याल से 2020 में हुई थी वो कॉन्वर्सेशन। करेक्ट। और एंड में मैंने आपसे कहा कि यार आप इतने खुश इंसान हो, तो बताओ कि आप खुश क्यों हो इतने ज़्यादा। एंड ऑनेस्टली उस फेज में ना मेरा खुद का घमंड बढ़ चुका था। आई डोंट नो कि क्यों, ये चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर होती है। शायद मैं एंजॉय कर रहा था सोशल मीडिया नंबर्स को, शायद मैं ओवर कॉम्पनसेट कर रहा था, क्योंकि उसके पिछले वाले साल एक बुरा फेज हुआ था मेरी लाइफ में, ब्रेकअप, बहुत कुछ हुआ था। तो ओवर कॉम्पनसेशन के लिए घमंड आ चुका था। घमंड की वजह से एक्चुअली अंदर ही अंदर दुख था मेरे में। फिर जब मैंने आपसे बात करी, मैंने आपका हैप्पीनेस नोटिस किया, और फिर आपने कहा कि आप कॉन्स्टेंटली क्यूरियस रहते हो, कि आप हमेशा सीखने के पीछे दौड़ते हो, और उस क्यूरियोसिटी की वजह से आपको खुशी मिलती है। आई डोंट नो कि कितने लोगों ने वो पॉडकास्ट देखा होगा या नहीं, पर वो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी। ऐसा लगा कि एक बड़े भैया ने आकर मुझे थोड़ा सा करेक्ट कर दिया कि खुशी ना घमंड से नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से। सो थैंक यू वारिको भैया। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग इट। मुझे बिल्कुल याद नहीं था ये वाला पार्ट मुझे बिल्कुल याद नहीं था, बट थैंक यू। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी रह जाती है ना, एंड यू फॉरगेट इट, लेकिन दूसरे लोगों के जहन में वो बस जाती हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा मोटो बन चुका है, नॉट जस्ट फॉर द शो, पर सच में जब कभी कोई दुख होता है या कभी कोई बर्नआउट फील होता है लाइफ में, तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार मुझे इतनी हैप्पीनेस मिल रही है नॉलेज की वजह से, शो की वजह से। शो भी अभी पूरा नॉलेज ओरिएंटेड बन चुका है, तो अ लॉट ऑफ इट स्ट्रेंजली केम आउट ऑफ दैट वन कॉन्वर्सेशन। जैसे वो रेलवे ट्रैक का एक शिफ्ट होता है, वो एक कॉन्वर्सेशन मेरे लिए होता है, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं जेन्युइनली ये कह रहा हूँ। No, I really acknowledge that. Thank you so much. मैं जेन्युइनली आपसे ये पूछना चाहूँगा आज, क्योंकि देखो पर्सनल फाइनेंस के हैक्स, टिप्स, ट्रिक्स एक पूरी यूट्यूब की जनरेशन ने आपसे सीखी है, तो मैं पर्सनल फाइनेंस में नहीं घुसूंगा, पर मैं लाइफ में घुसूंगा अब। जैसे हमने ट्रैवल की बात करी, एक रैंडम क्वेश्चन है प्लीज, पर सबसे क्रेजी ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या रहा है अब तक, वेयर यू फेल्ट कि हाँ ये वैल्यू फॉर मनी था? यार जेन्युइनली अब ना ट्रैवल नहीं, इस आंसर का मेरे पास जवाब नहीं है, एंड आई टेल यू व्हाई इन ऑन ऑनेस्टी। क्योंकि हम इतना ट्रैवल करते हैं, लाइक टू गिव यू अ फैक्ट, आई डोंट नो व्हाई आई सैट डाउन टू डू इट। मैंने कैलकुलेट किया कि हमने 2023 में 365 दिनों में से कितने दिन ट्रैवल किया था,
उसका नंबर आया 117 दिन। हाँ, तो हम 117 दिन एज अ फैमिली ट्रैवल कर रहे थे 365 दिनों में से। मतलब 4 महीने। हाँ, 4 महीने। एंड ये इसलिए है क्योंकि एक तो बच्चों का स्कूल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो बोलते हैं कि 2 महीने पूरे समर हॉलीडेज, 1 महीना पूरा विंटर हॉलीडे, ये आपका गारंटीड है, ये आपको मिलता ही मिलता है। एंड लिटरली ये होता है कि पहला दिन समर हॉलीडे का शुरू हुआ और निकल जाते हैं, और ऑलमोस्ट आखिरी तक जहाँ जहाँ भी जाना चाहें कर सकते हैं। एंड फिर छोटे छोटे हम लेते रहते हैं ब्रेक्स, जहाँ भी होता है। 1 हफ्ते का उनका स्प्रिंग ब्रेक होता है, ऑटम ब्रेक होता है। एंड जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना, तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो स्कूल कैलेंडर के हिसाब से ही चलती है, आपके हिसाब से नहीं चलती है। एंड वी हैव ट्रैवल फॉर 117 डेज। तो जब 117 दिन आप ट्रैवल करते हैं ना, तो कोई पीक ऐसा नहीं होता है, सब कुछ बहुत रीसेंसी बायस हो जाता है। बट द वन थिंग दैट वी लाइक इज वी नॉट लाइक अ टूरिस्ट फैमिली की यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, सेल्फी खिंचा ली, चेक हो गया, चेक हो गया। वी लाइक टू एब्जॉर्ब आवर सेल्व्स इनटू द कल्चर ऑफ द प्लेस। तो हम हेरिटेज वॉक्स बहुत लेते हैं, वी लव हेरिटेज वॉक्स। दिल्ली में भी हम हर वीकेंड एक हेरिटेज वॉक लेते हैं, क्योंकि इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं दिल्ली में, एंड इतनी सारी हिस्ट्री है जो हम अपनी पूरी ज़िंदगी उस शहर में रहकर भी नहीं जान पाए हैं, जो अब जानने की कोशिश करते हैं। एंड सो मच ऑफ व्हाट वी रेड इन द बुक्स इज़ जस्ट लॉस्ट, एंड वी आर ट्राइंग टू रिकवर दैट बैक। तो हेरिटेज वॉक्स हम बहुत लेते हैं, हम फूड कल्चरल टूर्स बहुत करते हैं, म्यूजियम्स बहुत जाते हैं, वहाँ जितने लोकल लोगों के साथ वक्त बिता सकते हैं बिताते हैं। एंड वी लाइक ट्रैवलिंग एंड वॉकिंग इन अ सिटी एज अगेंस्ट बीइंग इन अ फैंसी प्लेस, आईफल टावर के नीचे फ़ोटो खिंचा रहे हैं और फिर वो सेल्फी इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। एज ऑलमोस्ट अ रूल व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई डोंट पोस्ट एनीथिंग ऑन माय इंस्टाग्राम स्टोरीज। तो लोगों को पता ही नहीं होता कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। ये कॉन्शियस डिसीजन है? कॉन्शियस है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ वेरी बिग एलिमेंट ऑफ वैलिडेशन दैट गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम वंस लाइफ if they drop the need to share something publicly. Here's an example. बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कोई गिटार सीख रहा है, कोई डांस सीख रहा है, कोई स्पोर्ट्स सीख रहा है। एंड आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि जब लोग सीख रहे होते हैं तब वो लोगों को अनाउंस करते हैं कि मैं ये सीख रहा हूँ। ब्रो, अभी तो तू सीख रहा है, लाइक अभी क्यों अनाउंस कर रहा है? जब सीख के मज़ा आने लगेगा, कुछ बन जाएगा, या रियलाइज होगा कि वो मेरे लिए नहीं था, तब डिक्लेयर कर। What is the need for declaring that you're learning something? And I often think कि the need for declaring कि आप कुछ सीख रहे हैं only comes from a need of validation. कि मैं चाहता हूँ सामने वाले इंसान मेरी ये बात सुन के बोले, यार रणवीर गिटार सीख रहा है, तो रणवीर का स्टेटस एलिवेट हो गया। अरे अंकुर टेनिस सीख रहा है, उसका स्टेटस एलिवेट हो गया। ये हमारे जहन में होता है। एंड आई ऑफन से कि अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ विदाउट डिक्लेयरिंग इट टू द वर्ल्ड, तब मैं वाकई में सीख रहा हूँगा, क्योंकि देयर इज नथिंग दैट आई एम डूइंग टू इम्प्रेस समबडी एल्स। और वो सिर्फ मेरी जर्नी है, एंड वो पर्सनल इनवर्ड जर्नी है। तो मैं अगर कुछ सीख रहा हूँगा और पूरी दुनिया को पता ही नहीं है, किसी को कोई आइडिया नहीं है, किसी को कोई सेंस ऑफ प्रोग्रेस नहीं है, देन इट्स प्योर। द सेम थिंग आई थिंक अबाउट ट्रैवल एज वेल, कि अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं किसी को भी अपनी फ़ोटो खींच के नहीं भेज रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ, देन आई एम जेन्युइनली ट्रैवलिंग फॉर द जॉय ऑफ ट्रैवलिंग। वो सिर्फ मेरे ओन सेंसेस के लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। तो मैं ना ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी फैंसी देश गया हुआ हूँ, फैंसी बिजनेस क्लास ट्रैवल किया हूँ, ये किया हूँ, वो किया हूँ। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द एब्सोल्यूट प्योरिटी ऑफ इट। दैट्स द थिंग दैट आई टेल माई सेल्फ टू कन्विंस माई सेल्फ। कुछ झूठ है, कुछ सच है, शायद पूरा ही झूठ पूरा ही सच है, हु वन नोस। लेकिन ये है कि एटलीस्ट आई एम एट पीस विद माई सेल्फ। तो मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि होने के बाद ही बोलूँगा कि मैं गया था, और उसके दौरान तो बिल्कुल भी नहीं कभी शेयर करूँगा। आई थिंक जैसे मेरी एज बढ़ रही है, मैं खुशी और शांति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। मे बी बिकॉज वी हैव फिगर्ड आउट करियर एट दिस पॉइंट। इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि या जैसे पिछली बार हमने हैप्पीनेस की बात करी, अब मैं ट्रैवल के बारे में पूछ रहा हूँ। फिर भी अगर एक ऐसी जगह है विच यू हाईली रिकमेंड इन टर्म्स ऑफ अ प्लेस दैट चेंज यू, नो प्रॉब्लम विद द रीसेंसी बायस। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। I'll pick a India place and an international place. India में there are 2 places that we absolutely love going back to. Goa, क्योंकि हमने गोवा एक बहुत टूरिस्टी, नॉन कमर्शलाइज वे से देखा है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज़ अ गोवन,
तो मैं उसको पिछले 20 साल से जानता हूँ, तो उसने मुझे गोवा बहुत अलग ढंग से दिखाया है। गोवा मॉनसून्स में एक बहुत ही खूबसूरत अलग दुनिया बन जाती है, तो वो हमने एक्सपीरियंस किया है। कोई बीच नहीं जाना, कोई पार्टी नहीं करनी है, कहीं कुछ खाना नाना नहीं है, वो सब। एंड सेकंड इज़ राजस्थान। हमने राजस्थान बहुत बहुत डिस्कवर किया है, बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। मल्टीपल प्लेसेस, चाहे वो उदयपुर हो जहाँ हम बहुत बार जा चुके हैं, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, जयपुर भी हो, रणथंबोर हो, ऑल ऑफ दोज। There's so much of history, there's so much of culture in the place that we really like going there. Internationally, Italy was a fascinating revelation. मुझे पता नहीं था कि एक जगह इतनी सुंदर हो सकती है. It was really really pretty. कहाँ गए थे? हम ज़्यादा साउथ में गए थे, तो हम नॉर्थ में नहीं रहे. तो हम नेपल्स, फ्लोरेंस, द यूजुअल सस्पेक्ट्स. फ्लोरेंस बहुत ही अच्छा लगा हमें. बहुत ही पोएटिक सा टाउन है, बहुत ही आर्टिस्टिक टाउन है. एक सुकून सा है वहाँ उस जगह में. एंड अगेन देयर सो मच ऑफ हिस्ट्री एंड यू रियलाइज़ कि इतने सारे आर्टिस्ट ऑफ इमेंस कैलिबर वो एक छोटी सी जगह से आए हैं. देयर मस्ट बी समथिंग स्पेशल इन दैट प्लेस. एंड रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया. आई हैव नेवर एवर, रणवीर, फेल्ट कि भारत से बाहर कोई भी ऐसा देश है जहाँ मैं रह सकता हूँ. लेकिन पहली बार ज़िंदगी में ऐसा लगा कि अगर ज़बरदस्ती कहीं भारत से बाहर रहना पड़े तो ऑस्ट्रेलिया विल बी द प्लेस. मुझे एग्जैक्ट सेम फीलिंग फील हुई ऑस्ट्रेलिया में. हाँ, कि यार ये जगह बहुत ज़्यादा लिवेबल है. बहुत लिवेबल है. लोग अच्छे हार्ड वर्किंग है. आपको भी उन्हें देखकर मोटिवेशन फील होती है. करेक्ट. लाइक आई रिमेंबर लंच ब्रेक में लोग जॉगिंग के लिए चले जाते हैं. कैसा देश है. एग्जैक्टली. ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनके हार्डवर्क के बारे में पता चलता है. फिर समझ में आता है कि उनकी क्रिकेट टीम ऐसे क्यों है. पर बहुत सुंदर देश है. आई फील कि बहुत अमेरिका की पॉजिटिव चीज़ें उस देश में है और अमेरिका की नेगेटिव चीज़ें उस देश में नहीं है. That's so well put because that's exactly the feeling. डेवलप्ड देश है बट फिर भी फैमिली ओरिएंटेड है. सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन तब भी देयर इज दिस फीलिंग ऑफ बीइंग वेलकम्ड. लोग बहुत ऐसा होता था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत रेसिस्ट है और ज़्यादातर हिंदुस्तानियों की तरफ ये सब वगैरह है, बट डिडंट फील दैट एट ऑल. ऑफ कोर्स हम बहुत ही कम समय के थे तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरा एक्सपीरियंस या अनुभव था. बट वाज सो इनवाइटिंग एंड आउटडोर सबसे बेस्ट चीज़ थी. तो हम वी आर अ वेरी आउटडोर. तो धूप निकल रही है एंड लोग समर में जा रहे हैं. माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने से पहले बीच चले जाते हैं स्विम के लिए. लाइक एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक इतनी क्या ज़बरदस्ती है, लेकिन इट्स जस्ट इन देयर ब्लड. दैट्स हाउ दे थिंक. वो इतने फिजिकली एक्टिव हैं एज अ कम्युनिटी. स्विमिंग इज़ लाइक दिस मैंडेट. हर स्कूल में स्विमिंग क्लासेस हैं, मैंडेटरी है. एवरीबडी नोज हाउ टू स्विम. इट्स अ लाइफ स्किल. एंड देन ऑफ कोर्स नो वंडर कि वहाँ से सबसे बेस्ट स्विमर्स निकल के आ रहे हैं ऑफ ओलंपिक स्टैंडर्ड्स. Sports is such a way of life. Studies is a way of life. वहाँ school में we have friends who stay there as citizens now. Carpentry is a subject in school. Knitting is a subject in school. ये rotation पे होता है. And car mechanics सीख पाना, क्योंकि of course it's an expensive place, तो वहाँ लोगों को hire करना बहुत मुश्किल होता है. तो सब चीज़ें खुद ही करते हैं, जो कि US में भी होता है. But it's this lovely family feel कि मम्मी पापा सब बैठ के कारपेंट्री में कुछ बक्सा बना रहे हैं या कोई टूल बॉक्स कर रहे हैं. इट्स रियली लवली व्हेन यू सी इट दैट वे. वो एक इकलौता देश था जहाँ मुझे लगा कि लौटना नहीं है, वरना होम सिक हो जाता हूँ मैं really? काफ़ी जल्दी. पर वहाँ जाकर लगा कि बहुत ज़्यादा सुंदर था. कितने टाइम के लिए थे आप वहाँ? काफ़ी टाइम. मतलब वी वर देयर फॉर 2 weeks. एक प्रोजेक्ट के लिए गए थे, शूटिंग के लिए गए थे और काफ़ी कुछ देखा. हम इंटीरियर ऑस्ट्रेलिया में चले गए. अक्सर जब आप किसी देश के इंटीरियर्स में जाते हो ना, एक आइसोलेशन फील हो जाती है आपको, क्योंकि लोगों ने वहाँ देसी लोग देखे नहीं होते. पर वहाँ भी लोग वेलकमिंग ही थे, चिल थे. ऑजीज बहुत ज़्यादा चिल होते हैं. जितने मेरे दोस्त हैं जो वहाँ रहते, वो कहते कि इनमें स्पिरिचुअलिटी कम है. वो एक शायद एक नेगेटिव चीज़ है. और अगर किसी देश में स्पिरिचुअलिटी कम होती है तो अक्सर कॉन्वर्सेशंस भी इतने डीप नहीं होते. पर आई थिंक इट्स अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. आई एग्री. तो आई डोंट नो व्हाट द ट्रूथ इज अबाउट स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया. पर एक एस्पिरेशन बन चुकी है कि ये एक अच्छा प्लान भी हो सकता है लाइफ के लिए. पर प्लान है अभी सोशल मीडिया है. यू हर्ड इट फर्स्ट. रणवीर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया. कैसा लग रहा है अब सोशल मीडिया इस स्टेज में?
यार यू नो व्हाट, आई फील वेरी ब्लेस्ड रणवीर, क्योंकि आप लोगों की जो जनरेशन है ना, से दिस विद रिस्पेक्ट, नॉट विद एनी सेंस ऑफ डिसमिसल, नहीं वो इस सोशल मीडिया पे पली बड़ी है। तो जो ये पूरा वैनिटी चेज और मेट्रिक है, नो फॉलोअर्स, लाइक, कमेंट, शेयर्स, ये हमारे खून में है। एग्जैक्टली राइट। ये एक तरीका वैलिडेशन बन चुका है। जैसे हमारे लिए नंबर थे स्कूल के कि भैया रैंक कितनी आई है, नंबर कितने आए हैं, कहाँ तुम पास हुए कि नहीं हुए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। लाइक IIT जाना है वरना जिंदगी बर्बाद है, IIM जाना है वरना जिंदगी बर्बाद है, नीट करना है वरना जिंदगी बर्बाद है। सो देयर वाज दिस स्टैम्प ऑफ एजुकेशन दैट वाज नेसेसरी। नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कितने हैं है कि यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया कि नहीं, 12 साल का हो गया, यूट्यूब चैनल नहीं शुरू किया, क्या कर रहा है ब्रो? सो इट्स अ वेरी डिफरेंट DNA। सो डूइंग इट एट द एज ऑफ 44 इज ऑलमोस्ट अ ब्लेसिंग, क्योंकि आप इतना कुछ देख चुके हैं ना लाइफ में कि ट्रोलिंग डजंट इफेक्ट यू, देन योर व्यूज, योर फॉलोअर्स, योर लाइक्स, दे डोंट इफेक्ट यू। आपको पता है कि आप एक बहुत अलग और एक बड़ी गेम खेल रहे हैं, एंड ये एक जरिया है वहाँ तक पहुँचने का। अगर ये चल गया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं भी चला तो ये आपका वजूद नहीं है। तो आई ऑफन से दिस, एंड मैं बिल्कुल ह्यूमिलिटी के साथ बोलता हूँ कि अगर कल को ये सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स मेरे से छिन जाएं और नहीं रहे, ना होगा कोई इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, ना लिंक्डइन, ना ट्विटर, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। आई विल नॉट मिस अ थिंग, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं तब भी करता रहूँगा, एंड शायद किसी और प्लेटफॉर्म पे कर लूँगा, शायद फिर से कर लूँगा। एंड इससे एक इंसाइट बड़ा आया था ज़िंदगी में कि जब अक्सर लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर उनसे पूछें कि आप सक्सेसफुल कैसे बने, बहुत कम लोग रणवीर उस सवाल का सही से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ ना लक हो गया होता है, राइट प्लेस राइट टाइम हो गया होता है, एंड वो उसको फिर से रेप्लिकेट नहीं करना जानते। तो अगर सब कुछ उनसे छिन जाए एंड फिर वो फिर से स्टार्ट ऑफ द जर्नी पे आए, उनको ये खुद ही विश्वास नहीं है कि वो वापस उसी मकाम पे पहुंच पाएंगे जहां वो आज है। एंड दैट इज वाई वी होल्ड ऑन टू थिंग्स अ लॉट मोर देन वी शुड। लाइक जब आप देखते हैं कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक इंसान क्यों है, वो इसलिए क्योंकि जो उन्हें मिला है ना, उन्हें लगता है कि वो भी उन्हें नहीं मिलेगा, अरे उनको फिर से दोहराना पड़े, फिर से किसी को ढूंढना पड़े। एक टॉक्सिक जॉब में कोई क्यों है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो इंटरव्यू उन्होंने क्रैक किया ना, वो फिर से कर ही नहीं पाएंगे, उन्हें वो इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ पाएगी, तो जो है वही काफ़ी है। एक बुरी परिस्थिति में या जितना भी तुम्हारे साथ होता है, उसको हम इतना ज़्यादा इसीलिए गले से लगा के रखते हैं क्योंकि हमें ये खुद पे ही यकीन नहीं है कि हम उसको फिर से हासिल कर सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का पूरा मकसद ही ये होना चाहिए ऑफ हाउ कैन यू रिप्रोड्यूस योर हैप्पीनेस। वाह, इफ इट्स टेकन अवे फ्रॉम यू, आप अपनी खुशी वापस कैसे ला सकते हैं अगर वो खुशी आपसे छिन जाए, क्योंकि खुशी तो किसी ना किसी दिन छिन के ही रहेगी दोस्त। ऐसे तो किसी की जिंदगी नहीं है जहां कभी भी कोई दुख ना आए, कभी भी कोई ऐसा मकाम ना आए जहां आपसे सब कुछ छिन जाए या आपको ऐसे लगे कि जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। उस पॉइंट पे अपनी खुशी वापस हासिल कर पाना खुद के बलबूते पे इज लाइफ, वही जिंदगी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट मेरा आ चुका है। मुझे ये नहीं पता कि वो वक्त के साथ ही आता है या मुझे कुछ ऐसा पता चल गया है कि किसी दूसरे को नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आप एक ऐसे मकाम पे पहुंच गए जहाँ अगर सब कुछ छिन जाए, फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़े, आई स्टिल बी हैप्पी। मुझे ये नहीं पता मेरे पास पैसा होगा कि नहीं, हम वो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे होंगे कि नहीं, वो सब डिटेल्स हैं, लेकिन क्या हम फिर से खुश होना सीख पाएंगे? एंड वो आंसर मुझे कंक्लूसिवली पता है, हाँ है। मुझे आपके बारे में और आपकी वाइफ के बारे में भी ये पता है कि आप दोनों सेल्फ इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड हो, तो इसी थॉट का रिप्रोड्यूसिंग हैप्पीनेस का कोर यही है कि खुद को बस इम्प्रूव करते जाओ। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फिर से मैं ये दोहरा रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो, पॉडकास्टिंग मेरा जॉब है, इंसानों को समझना मेरा जॉब है, आप सच में दिल से ना एकदम खुश हो, इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे भी इतना ज़्यादा खुश बनना है लाइफ में। नहीं है यार। और ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा, क्योंकि कल या परसों कोई व्हाट्सएप ग्रुप था हमारा दोस्तों के साथ, तो उसमें उन्होंने पूछा कि बच्चों की वैल्यूज़ पे फोकस किया हुआ है, एंड हमने बोला यार सिर्फ उसी पे फोकस किया हुआ है और किसी चीज़ पे हम फोकस नहीं करते हैं, ना नंबर पे ना कुछ पे। हमें बस ये चाहिए कि बच्चों की वैल्यूज़ एज अ पेरेंट हम सही से सिखा पाएँ, एक तो बतलाकर और दूसरा दिखाकर।
क्योंकि अगर वो देखेंगे ही नहीं कि माँ बाप वही सेम वैल्यूज़ अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो खुद भी क्यों करेंगे। तो हमारे बच्चों के लिए 3 वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। एक है रिस्पेक्ट, कि आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो जैसे दिखें, क्या पहना हो, कैसा बोल रहे हो, कितना कमाते हैं, कहाँ रहे हैं, कहाँ से पढ़े हैं, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। हर एक इंसान की इज़्ज़त करना ज़रूरी है और उसी दर्जे से खुद की भी इज़्ज़त प्राप्त कर पाना एंड कमांड करना उतना ही ज़रूरी। तो रिस्पेक्ट, इज़्ज़त इज़ फर्स्ट। सेकंड इज़ ओनरशिप। भारत में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है, जब बच्चा चलना सीख रहा होता है ना और वो गिर जाए और रोने लग जाए तो माँ बाप भागते भागते बच्चे को अपने सीने से लगा लेते हैं और ज़मीन की पिटाई करना शुरू कर देते हैं, लाइक पिट्टी 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 पिट्टी। एक तरीके से हम बच्चे को ये बता रहे हैं कि अगर आप गिर गए और आपको चोट लगे तो जिसने वो चोट पहुंचाई है ना उसकी मारो, क्योंकि उससे आपका दुख कम हो जाएगा, जो कि नहीं होगा बाय द वे, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। तो एक तरीके से बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि यार अपनी प्रॉब्लम्स की ओनरशिप ना खुद मत लो, किसी दूसरे पे सौंप दो। कि आप लेट आए तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी, आपने काम नहीं किया तो कहीं कोई पार्टी या कुछ वेडिंग पे जाना था, आप कहीं रिश्ते में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, नहीं हम अपने करियर में बहुत बिजी थे। बेसिकली एक्सक्यूजेस बना लो जहां आप खुद के डिसीजन के लिए जिम्मेवार नहीं होगे। एंड हम बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आप ही एक इकलौते शख्स हैं जो अपने डिसीजंस के लिए जिम्मेदार है। यू हैव टू ओन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल योर डिसीजंस। जो भी आप डिसीजन लें, चाहे वो सही हो या गलत हो, आप ही उसकी जिम्मेदारी लेंगे और कोई नहीं ले सकता। तो अगर आप गिरेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम थी, अगर आप भागेंगे तो वो आपकी मेहनत थी, एंड आप ही उसके जिम्मेदार होंगे। एंड तीसरा, विच इज़ द सेल्फ इम्प्रूवमेंट पार्ट, इज़ ज़ीरो टॉलरेंस टू मीडियोक्रिटी। अब इसका मतलब ये है कि आपको हर रेस में अव्वल नंबर नहीं आना है, आपको फर्स्ट नहीं आना है। आपको रेस भागने के बाद आईने के सामने खड़े होके अपनी आंखों से आंखें मिलाकर ये बोलना होगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया। दैट्स इट, दैट्स इट। क्योंकि वही आपको आगे बढ़ाता रहेगा। जब कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं और फाइट मार सकता था, मैं और मेहनत कर सकता था, अगर मैं थोड़ा सा और कर देता तो शायद कुछ और डिसीजन या आउटकम निकलता, दैट इज व्हेन यू डिडंट डू योर बेस्ट। एंड ऐसे मोमेंट्स को जितना कम करना है कर सकता है। ये 3 वैल्यूज हैं। अब इन 3 वैल्यूज के चले हमारा एक्सपेरिमेंट ये है कि हम बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आरजे बने या यूट्यूबर बने, हमें नहीं पता चलता। हमें ये पता है कि इंसान अच्छे होंगे एंड हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, मोर इंपॉर्टेंटली अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। एंड अगर वो खुश हैं तो फिर तो किसी और चीज़ की परवाह नहीं। अगर आपके बच्चे आपके पास आकर ये कहे कि पापा यूट्यूबर बनना है तो अब क्या कहोगे? इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। तो विदुर जो हमारा 12 साल का लड़का है, उसका ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है, उसको फुटबॉल बहुत पसंद है। तो वो क्या करता है कि वो फुटबॉल के एडिट्स निकालता है और उनको इन शॉर्ट पे फ़ोन पे एडिट करके उसको अपलोड करता है। ही इज़ एट 937 सब्सक्राइबर्स एज ऑफ लास्ट इवनिंग एंड इज़ वेरी एक्साइटेड कि मेरे 1000 होने वाले हैं। वो 1 साल से लगा हुआ है। आपने उन्हें शाउट आउट नहीं दिया? मैं कुछ, nobody knows, कुछ नहीं हुआ है। नेपोटिज्म फ्री यूट्यूबिंग। यस। तो उसका चैनल का नाम भी कुछ VNA, नहीं मैं बोलूँगा नहीं, उसके चैनल का नाम भी कुछ है। एंड इट इज़ जॉयफुल टू सी हिम बी लाइक, नो इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। फिर मैंने उसको रिटेंशन सिखाया, फिर उसको AVD सिखाया, फिर उसको बोला कि कैसे एंटिसिपेशन, यूट्यूब शॉर्ट्स करता है वो, सिर्फ लॉन्ग फॉर्म नहीं करता। तो यूट्यूब शॉर्ट्स में कैसे एंटिसिपेशन इज़ द की, कि आपको 30 सेकंड का रील में आपको 25 सेकंड दिखवाना पड़ेगा, लाइक दैट इज़ द ओनली वे यूट्यूब विल देन पुश इट। तो कैसे आप 25 सेकंड तक वो कंटेंट बनाओगे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग करता है। आई टोल्ड हिम कि जैसे यही एंटिसिपेशन वाला था कि बिल्ड एंटिसिपेशन ताकि लोग उसको छोड़ ही ना पाए। Then he comes back and says, मैं ना हर मंथ का बेस्ट फुटबॉलर निकालता हूँ, लाइक कि जनवरी में किसका बर्थडे आता है विच अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट फुटबॉलर, फिर फेब, फिर मार्च, फिर अप्रैल, लाइक ब्रिलियंट, लाइक दैट्स सो स्मार्ट। 12 साल का है वो। बट फॉर हिम टू थिंक कि हाँ यार, कोई बहुत कम लोग होंगे जो अपने बर्थडे के महीने से पहले वो छोड़ देंगे। सो यू आर ऑलमोस्ट सेइंग कि 50% अटेंशन तो आ गया ऑन एन एवरेज, कि भाई जून के बाद वाले वो लोग होंगे। तो it's just a very smart way for him to get his mind activated. Of course वो ज़िंदगी भर अब यूट्यूब नहीं करेगा, शायद करेगा भी तो अलग है, बट आई एम टोटली okay। हमारा तो ये विश्वास है, हमारी बेटी 6 साल की है
एंड बोथ रुचि एंड मी, माई वाइफ एंड आई, वी आर ऑलमोस्ट कन्विंस एंड रेडी कि उज़मा जो हमारी बेटी का नाम है वो कॉलेज नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक उसकी कॉलेज जाने की उम्र होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। कोई कॉलेज नहीं जा रहा होगा उस समय पे 12 साल के बाद, ना कॉलेज की ज़रूरत होगी, ना कॉलेज एज अ एंटिटी कुछ ऐसा ऑफर करेगा जो आज उन्हें नहीं मिल सकता। वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वो फ्रीलांस करेंगे, वो खुद का स्टार्टअप करेंगे, एंड कंपनीज विल ऑल्सो बी लाइक कि अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है तो वी आर रेडी टू हायर यू। हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए, क्योंकि उस डिग्री से वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था। हाफ ऑफ द कंट्रीज ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल, तो ट्रेनिंग तो वैसे भी करनी है, तो जितनी आपको जिंदगी की ट्रेनिंग मिली है उतना ही उसका अच्छा है। कंट्रोवर्शियल चीज़ कहना चाहूँगा मैं, प्लीज़, पर मैं मानता हूँ कि मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये सबको पता है। ये मैं खुद को भी कहता था। इंजीनियरिंग कॉलेज से बहुत कुछ मिला, घिसाई करी, बहुत वो हार्डवर्क की एबिलिटी मिल गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रॉप आउट करना चाहिए, फील कि ख़त्म करना चाहिए कॉलेज, पर रियलिटी है कि टाइम वेस्ट हो रहा है कॉलेज में। तो माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो। बिल्कुल करते रहो। मैं अक्सर ये बोलता हूँ रणवीर कि कॉलेज एक बहुत 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 बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेकिन डिग्री के लिए नहीं, क्योंकि डिग्री से तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखड़ने वाला, अनलेस ऑफ कोर्स इज अ प्रोफेशनल डिग्री जो आपको चाहिए होगी। लाइक डॉक्टरी के लिए डॉक्टर के कॉलेज जाना ही पड़ेगा। लेकिन इफ़ यू आर इन अ जनरलिस्ट कॉलेज, then use that opportunity to network with people, to find more about yourself. आप internships करिए, आप कॉलेज में एक छोटा सा स्टार्टअप चला दीजिए, टी शर्ट बेच लीजिए, कुछ कुकीज़ बेच लीजिए, कुछ भी करिए, so that you start understanding कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। सेल्स में अच्छे हैं, ऑपरेशंस में अच्छे हैं, मार्केटिंग में अच्छे हैं, प्राइसिंग में अच्छे हैं, फिनेंस में अच्छे हैं, लोगों से बात करने में अच्छे हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में अच्छे हैं। ये डिस्कवरी जो है ये कॉलेज में बहुत खूबसूरत तरीके से हो सकती है, क्योंकि प्राइस ऑफ फेलियर बहुत कम है। द कॉस्ट ऑफ फेलियर इन कॉलेज इज रियली रियली लो। ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त आप पे हंसेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सीखने के लिए कितना कुछ मिलेगा अगर आपने वो डिसीजन लिए। तो कॉलेज जाइए पढ़ने के लिए नहीं, मतलब पढ़ाई तो कर ही लीजिए, लेकिन खुद के बारे में जानने के लिए। आई फील कि एग्जाम्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप ना ही सब्जेक्ट के टेस्ट दे रहे हो, आप खुद के एबिलिटीज़ को भी टेस्ट कर रहे हो। और लाइफ एग्जाम्स जितनी मुश्किल नहीं होती। तो एक बार उस मुश्किल का सामना कर लिया, फिर आप लाइफ की मुश्किलों का सामना कर पाओगे। लाइक अगर मैं किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ या किसी सेलिब्रिटी के साथ, तो पढ़ाई करनी होती है। पर वो मैं पढ़ाई कर पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, इतना ज़्यादा रट्टा मारा है कि मैं कर लूँगा ये। आई थिंक एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर आई वुड लव टू सी एन इंडिया वेयर मोस्ट कॉलेजेस से कि अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है। यहाँ आ जाओ, अगर कमिटी ज्वाइन करनी है ज्वाइन कर लो, बस एग्ज़ाम दे दो इस सब्जेक्ट। पता है तब मुझे लगता था कि मैं बैक बेंचर हूँ, तो कूल बनने के लिए ये करता था। पर अब एट एज 31 मुझे समझ आया कि ये शायद सही डिसीजन थी। कुछ ऐसे प्रोफेसर्स होते थे हुआ ओके विद नो अटेंडेंस, वो फॉल्स अटेंडेंस देते थे आपको और बोलते थे कि बस प्रैक्टिकल्स के लिए और एग्जाम्स के लिए पढ़ो और पास हो जाओ। उन सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग में ना शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं सब्जेक्ट्स के, जो BEE, MCC जो भी, मुझे एग्ज़ाम के 3 दिन पहले भी उन शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म्स पता नहीं थे, और 3 दिन में पढ़ाई करता था, पास हो जाता था, कभी कभी अच्छे मार्क्स आते थे। बट उस 3 दिन के फेज में मेरी लाइफ की ट्रेनिंग हो जाती थी कि कैसे आप अभी 3 दिन में पास करोगे इस पूरे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को, जहाँ किताबों का रट्टा मारना पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, मैथमेटिक्स करना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। उसकी वजह से आज यूट्यूब चैनल है। ये ना मेरे साथ रियलाइजेशन पता कब हुई थी, जब मैं US गया था रणवीर, तो मुझे लगता था ये ट्रेनिंग सबको मिली है, क्योंकि यही तो ट्रेनिंग है। आप पढ़ा क्यों रहे? ताकि लोगों के नंबर आए, तो वही ट्रेनिंग है। तो मैं भी US जब गया तो मैं बिल्कुल वही घिस्सू कि नंबर कैसे लाते हैं। तो 10 साल के क्वेश्चन पेपर, उनके सवाल के जवाब रट लो, वही उगल दो, फिर जैसे ही तुम एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे कंपेयर करना शुरू कर लो, तेरा क्या जवाब था, मेरा क्या जवाब था। एंड देन फिर ऑटोमेटिकली जब तक इन्विजिलेटर या एवेल्युएटर के पास मार्कशीट पहुंची भी, ये आंसर शीट पहुंची भी नहीं है, आपको अपने नंबर मोटा मोटा पता चल चुके हैं। एंड आई थॉट एवरीबडी इज ट्रेन्ड इन दैट, बट आई रियलाइज ये बहुत
यूनिक है एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि एग्ज़ाम से कितने दिन पहले पढ़ना शुरू करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, लास्ट के 10 साल में क्या क्या आए थे. क्योंकि बाकी सब स्कूल्स में लाइक थिंकिंग इज़ इनकरेज, रिफ्लेक्शन इज़ इनकरेज, डिबेटिंग इज़ इनकरेज, कॉन्वर्सेशन इज़ इनकरेज. तो वो सब नॉलेज पे फोकस थे, मैं मार्क्स पे फोकस था. एंड नॉट सरप्राइजिंगली मेरे मार्क्स एकदम ऐसे आने लग गए. आई वॉज टॉप ऑफ माई क्लास. But then I realized I didn't amount to anything. It didn't just amount to anything. आप फ्रंट बेंचर थे मैं हमेशा से फ्रंट बेंचर और टॉपर भी. टॉपर मतलब हाँ फर्स्ट 5 रैंक्स ऐसे करके वो कुछ टॉपर ही कर है. हाँ ठीक है. फॉर मोस्ट ऑफ अस वो टॉपर ही है. तो वही था. एंड ये ना एक बहुत हार्ड हिटिंग मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था. मैं फिजिक्स का स्टूडेंट था और उसमें भी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स का स्टूडेंट था. तो स्पेस से मुझे बहुत लगाव था. हमारी एलियंस की जो पूरी कॉन्वर्सेशन भी हुई थी. तो एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट था. एंड उस सब्जेक्ट के जो प्रोफेसर थे वो नोटोरियस थे कि इनके एग्ज़ाम में कोई पास नहीं हो सकता. तो उनका एक एग्ज़ाम था और उन्होंने कुछ तो बहुत मुश्किल को एक सवाल दिया. एंड उस सवाल का मुझे कोई आइडिया भी नहीं था जवाब क्या होगा. लेकिन मुझे ये पता था, मैंने ये रट्टा मारा हुआ था कि उस सवाल के जवाब के लिए वो जो फॉर्मूले हैं सारे वो क्या क्या हैं. तो मैंने जाकर सारे वो थ्योरम फॉर्मूले सब लिख दिए. मेरे को एकदम दिमाग में आ रहा है, टक 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 टक. फिर वापस आंसर शीट ग्रेड होके आई. उसने बोला देख भाई, मतलब अपने दिमाग में ये सोचा होगा कि लिखा तो तूने कुछ सही है, तो मैं कहीं गलती तो निकाल नहीं सकता. बट देन ही सेड समथिंग विच स्टेड विद मी. ही सेड यू हैव रिप्रोड्यूस्ड द थ्योरम लाइक आई हैव नेवर सीन एनी स्टूडेंट डू इन द लास्ट 20 years of my teaching career. But I wonder how much of it do you truly understand? And वो जो घुसता है ना एकदम तीर कि ब्रो लिख तो दिया, समझ क्या आया इसमें. That's when it hit me कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. मैं बस एक तोता था, बस जो मुझे सुनाई देता था वही मैं वापस तुतलाता था. एंड that was what I thought was success. ये अमेरिका में हुआ था. हाँ जी. ये है अमेरिकन एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन में फ़र्क. बहुत बड़ा फ़र्क था, बहुत बड़ा फ़र्क था. कहते हैं कि 12th स्टैंडर्ड तक इंडियन एजुकेशन ज़्यादा अच्छी होती है और फिर जब अंडरग्रेड स्टार्ट हो जाता है फिर अमेरिकन एजुकेशन लीव्स इंडियन एजुकेशन फार बिहाइंड, प्रोफेसर्स की वजह से. I experienced that, yeah. The quality of teaching, the way of teaching, the dedication, आपका peer group, study group का concept, साथ में पढ़ना. ये नहीं था कि अरे अगर मैंने होमवर्क इसके साथ किया तो उसके भी मेरे जितने नंबर आ जाएंगे. वो कल्चर ही नहीं है. लाइक यू सिटिंग टुगेदर, एक साथ होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं. क्योंकि इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, कि हम सब सीखेंगे ना तो हम सभी जीत पाएंगे. तो वो एक बहुत पॉजिटिव सम अप्रोच है जहाँ किसी को जीतने के लिए किसी को हारने की ज़रूरत नहीं है. पर इंडिया में एक बहुत ज़ीरो सम मेंटालिटी होती थी कि आप क्लास में तभी टॉपर बन सकते हैं जब टॉपर को एग्ज़ाम के दिन दस्त लग जाएंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम ठीक से नहीं दे पाएगा, उसके कम नंबर आएंगे और आपके उसकी वजह से ज़्यादा आ जाएंगे. दैट वॉज द माइंड सेट विद विच वी वर बिकॉज हाँ देश बहुत अलग था, समय बहुत अलग था, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड थी, डिमांड बहुत था. एंड आई थिंक वी स्लोली चेंजिंग, नॉट ऑफ कोर्स एज रैपिडली एज वी कुड हैव, बट आई डू अग्री विद दैट कि अमेरिकन सिस्टम जब मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सच अ शॉक एंड अ प्लेजेंट शॉक. आप ये मानते हो कि उस वाले एक्सपीरियंस की वजह से आई एम श्योर कि कुछ तो बदला होगा आप में, और उसी नॉन एकेडमिक एजुकेशन की वजह से शायद आपने वो यूट्यूबिंग का स्टेप भी लिया लाइफ में इवेंचुअली. यूट्यूबिंग की डिसीजन क्यों लिया आपने? क्योंकि याद है पहली बार ना आपको शायद तन्मय भट्ट के एक पॉडकास्ट में देखा था मैंने. लाइक दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद वारिकू. हाँ. फिर उसके बाद आपका चैनल स्टार्ट हुआ. Sure. फिर आपके चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली. एंड मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टार्टअप प्रोफेशनल्स ने आपके चैनल को देखकर खुद के चैनल स्टार्ट किए. Right. आई फील कि यू हैव इंस्पायर्ड दिस होल वेव ऑफ पिवट्स इन करियर. दो सवाल है. पहले तो आपने क्यों किया तब. दूसरा सवाल ये है कि लाइक और डू यू थिंक इट्स टू सैचुरेटेड? Sure. तो पहला ये था यार कि मैं कंटेंट ना बहुत सालों से बनाता आ रहा हूँ, लेकिन कोविड की वजह से ऑफ कोर्स थिंग्स शेप्ड वेरी डिफरेंटली, क्योंकि लोगों के पास वक्त था, मेरे पास वक्त था, तो बहुत फोकस तरीके से डिमांड और सप्लाई एक साथ आए एंड दैट मेड समथिंग बिगर. मैं 2013 में लिंक्डइन और कोरा पे कंटेंट बनाना शुरू किया था. एंड उसका ऑब्जेक्टिव बहुत अलग था रणवीर. उसका ऑब्जेक्टिव था कि मैं एक स्टार्टअप फाउंडर था उस समय पे,
तो टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया कि हम एक ऐसी कंपनी है, हम ऐसे काम करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, मैं ऐसा हूँ एज द CEO, एज अ फाउंडर, ये हमारा तरीका है, ये हमारा नज़रिया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बात करिए, अगर अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, आपकी ज़िंदगी। तो इट बिकेम अ लॉट मोर ऑफ क्रिएटिंग अ एम्प्लॉयर ब्रांड फॉर ग्रुपॉन एंड देन फॉर नियर बाय। 2017 में यूट्यूब और इंस्टाग्राम शुरू किया, एंड वो भी इसी मकसद से था। तो यूट्यूब पे मैं एक प्रॉपर्टी चलाता था वारिकू वेंसडेज के नाम से, एंड हर वेंसडे मैं एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पीस रिलीज करता था ऑन यूट्यूब अबाउट माई एक्सपीरियंस एज अ स्टार्टअप फाउंडर, कि क्या चल रहा है, कल्चर कैसे मैनेज करें, हायरिंग कैसे करेंगे, सक्सेस के क्या पैरामीटर होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ऑल ऑफ दैट हैपेंड, एंड 2017 यूट्यूब 2020 तक आई हैड अबाउट 7,500 सब्सक्राइबर्स। 3 साल की मेहनत, बट वेरी हाई ब्राउ कंटेंट इंग्लिश में। मैं आज अपने वीडियो देखता हूँ, एक्सेंट कहाँ से आया हुआ है, एक्सेंट में बिल्कुल जैसे पता नहीं कहाँ से अंग्रेज की औलाद, और पूरा स्टार्टअप का कंटेंट बड़ा नीश, बड़ा है कि मासेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। एंड देन 2020 में द बिग शिफ्ट हैपेंड। एक तो हिंदी मूव हुआ या इंग्लिश मूव हुआ, दूसरा बहुत सारे जेनेरिक कंटेंट पीसेस उठाए, तो पर्सनल फाइनेंस उसमें से आया, प्रोडक्टिविटी आया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आया, बुक्स आई, ये सब, एंड दैट गिव इट अ शेप एंड फॉर्म। बट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी कंफर्टेबल विद द कैमरा, विद कंटेंट क्रिएशन, विद वीडियो एज सच। तो एक नेचुरल सा एक वेव था, इसके लिए कुछ प्लानिंग नहीं करनी पड़ी, या ना ही कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था कि ये कहाँ ले जाएगा, ये कैसे होगा। 2020 में जब मैंने शुरू किया था रणवीर, बहुत लोगों ने बोला यार लेट हो गया, लाइक संदीप महेश्वरी लगे हुए हैं 10 साल से, बियर बाइसेप्स लगे हुए हैं, ये मुझे भी बोला गया था 2015 में। एग्जैक्टली ये हर किसी को बोला था, हर एक इंसान को जिस वो साथ कर रहे होते हैं, तो नेसेयर्स आते ही हैं, वो बोलते हैं ब्रो मत कर, क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्यों ओखली में सर डाल रहा है, मत कर, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। एंड वाकई में वो सच था। मैं पर्सनल फाइनेंस भी लूँ तो रचना रानाडे हैं, प्रांजल कामरा हैं, इतने सारे दिग्गज लोग हैं जो बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड टू स्पीक अबाउट इट। तो एक अंकुर वारिकू की किसी को भी ज़रूरत नहीं थी, एंड येट आई एम वेयर आई एम टुडे, एंड दैट इज़ जस्ट अनदर रीज़न फॉर यू टू नो कि आपका जो पर्सनल ब्रांड है ना, वो आप खुद हैं, बिकॉज दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सनल ब्रांड। एंड मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि ज़िंदगी में 2 तरीके हैं जीने के। एक कि आप हर एक इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, जो एक बहुत ही ड्रेनिंग तरीका है, बिकॉज देन मैं रणवीर को इम्प्रेस करूँगा, फिर मैं इसको इम्प्रेस करूँगा, फिर उसको इम्प्रेस करूँगा, तो आप उनकी चाल में ढल जाएंगे, आप उनके जैसे बोलना शुरू कर देंगे, उनके जैसा रहना शुरू कर देंगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देंगे। बट आई फील कि उसकी वजह से आपका खुद का वजूद कहीं ना कहीं मिक्स हो जाएगा या गुम ही हो जाएगा। दूसरा तरीका जो मैं अपनाता हूँ ज़िंदगी में, कि आप वो करिए जो आप हैं, एंड फिर ये देखिए उससे कौन इम्प्रेस होता है। सो यू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड सी हु गेट्स इम्प्रेस्ड। एंड जब देश बहुत बड़ा होता है ना, और जब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपना ग्रुप, अपना ट्राइब मिल ही जाएगा। यूट्यूब 450 मिलियन लोग हर महीने हमारे देश से आते हैं, 450 मिलियन। क्या उसका 1% मेरे काम को देख के शायद उसको सराह सकता है या उससे इंप्रेस हो सकता है? आंसर इज यस, विच इज 4.5 मिलियन। Like you have nearly 2% of all of YouTube impressed by what you do, and I have say 0.7% of what YouTube has to offer. लेकिन ये छोटा सा नंबर भी एक बहुत बड़ा नंबर बन चुका है ना। लाइक आप इतने मिलियंस फॉलोअर्स पे हैं, मैं जितने पे भी हूँ, एंड इट हैज हैपेंड। क्या हम मिस्टर बीस्ट जैसे 200 मिलियन पहुँच पाएंगे? अगर हम लगे रहेंगे तो पहुँच भी जाएंगे। बट द पॉइंट इज you will always have someone who is impressed by who you are. आपको सिर्फ authentically अपना वजूद लोगों के सामने रखना है, and you will automatically attract people. लेकिन जहाँ भी खोखला बनाना शुरू हो जाता है ना, जहाँ भी आप फ्रॉड मचाना शुरू करते हैं या एक नकाब पहन के लोगों के सामने आते हैं, वो नकाब किसी ना किसी दिन तो हो ही जाएगा साफ।
क्योंकि आप कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकते. यू कैन नेवर बी कंसिस्टेंट विद समथिंग दैट यू आर नॉट ऑथेंटिकली डूइंग. तो पीपल सी थ्रू दैट. जो यंगर जनरेशन ऑफ यूट्यूबर्स है, जितने भी लोग आपसे उम्र में कम है एक्चुअली, पूरे माई सेल्फ इंक्लूडेड, उनमें क्या नोटिस करते हो आप? कहते कि हमारी इंडस्ट्री में एवरेज करियर स्पैन इज 3 years, जो एक NFL प्लेयर जितना होता है, क्योंकि उनकी इंजरी की वजह से करियर खत्म हो जाता है. यहाँ मेरे अकॉर्डिंग मेंटल इंजरी से करियर खत्म हो जाता है. करेक्ट, मेंटल इंजरीज होते हैं बहुत. दैट्स वॉट आई लव अबाउट इंटरेक्टिंग विद यू जनरली. हमेशा कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ, क्योंकि आप वही इस पूरे गेम को ना बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो. जब भी यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स एक दूसरे से मिलते हैं, यहाँ तो कंपेटिटिव वाइब होती है, या तो ओवरली सोशल मीडिया के बारे में बातें होती है, या टेंशन वाली बातें होती है कि यार अभी मेरी मेंटल हेल्थ खराब है वगैरह. आपके नज़रिए से क्या चल रहा है? आई एम श्योर आई एम नॉट द ओनली यूट्यूबर यू इंटरेक्टेड विद, बहुत सारे हैं, राइट? तो जब भी आप ये यंग जनरेशन ऑफ यूट्यूबर्स एंड सोशल मीडिया साथ से इंटरेक्ट करते हो, क्या नोटिस करते हो? Impatience to hit numbers and impatience to see कि long term game क्या है. I'll give you an example. जब हमने 2020 में dedicated रूप से content बनाना शुरू किया, हम शायद 1 साल के अंदर YouTube पे 1 million पहुंच गए. एंड मैंने अपनी टीम को बोला, यार हम 1 साल के अंदर 1 million सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए. मतलब अगर हम ये 10 साल करेंगे तो हम 10 million सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएंगे. एंड वो मुझे सुन रहे थे और बोल रहे थे, आपका दिमाग खराब हो गया क्या अंकुर? लाइक 10 साल लग जाएंगे हमें 10 million पहुंचने में. एंड मेरे जहन में था सिर्फ 10 साल में ही हम 10 million पहुंच जाएंगे. एंड उनके लिए था 10 साल लग जाएंगे. एंड दैट वाज जस्ट द डिफरेंस. क्योंकि दोनों के लिए 10 million नंबर इज लाइक अ बिग फीट. लाइक 1 crore लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको फॉलो करते हैं. पर मैं 40 साल की उम्र में था यार, 10 ही साल के अंदर अगर मैं पहुंच जाऊं तो वो तो जिंदगी में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. लेकिन वो 20 साल की उम्र में फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स बोलेंगे यार 10 और साल लगेंगे, मतलब जितना हम जिंदगी जी चुके हैं उसकी 50% और फिर से जीनी पड़ेगी. मुझे तो सिर्फ 20% और जीनी पड़ेगी. दैट इज आई फील द बिग रीजन कि द इनएबिलिटी टू थिंक फार एंड कंसिस्टेंट मेक्स देम टेक द शॉर्टकट्स. यार कि एड्स चला देते हैं, वायरलिटी में कुछ हुक मचाते हैं, कोलैब्स थोड़ा ज़्यादा ही करने लग जाते हैं, नए नए प्रॉपर्टीज़ में ये करते हैं, वर्सेस ट्रेंडिंग चीज़ें फॉलो करते हैं क्योंकि उसी से वो स्पाइक आएगा. लेकिन जब आप ट्रेंडिंग करेंगे ना तो आपका दिमाग हमेशा परपेचुअली एक्टिव है. इट्स लाइक रनिंग अ न्यूज़ चैनल. न्यूज़ चैनल इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब. चाहे आप सबसे बढ़िया जर्नलिस्ट भी हों, आपका दिमाग हमेशा 24 घंटे चलता रहेगा. एंड दैट विल बी फिजिकली एंड मेंटली ड्रेनिंग. ये तो इम्पॉसिबल है कि आप तब भी अपना संयम बना के रखेंगे एंड समता से काम करेंगे. तो अगर वो जॉब इतनी एक्टिव है जहां आप 24 घंटे स्विच्ड ऑन होते हैं, यू विल नॉट हैव अ वेरी लॉन्ग रनवे. तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास चॉइस है, अगर है, तो प्लीज़ टाइम एग्नोस्टिक कंटेंट बनाइए. लाइक आप जैसे पॉडकास्ट करते हैं, एंड व्हाट आई लव अबाउट दिस फॉर्मेट एंड इन जनरल हाउ यू कंडक्टेड इज कॉन्वर्सेशन ना आज के बारे में नहीं होती है. सर अगले 3 महीने क्या होने वाला है, अगले 6 महीने के प्रेडिक्शंस क्या है. दीज आर कॉन्वर्सेशंस जो आप आज मुझसे बात कर रहे हैं, ये अगले साल भी करेंगे ना, आंसर सेम ही आएंगे. और 2 साल पहले करते तभी शायद आंसर सेम ही होते. एंड शायद हर 4 साल करेंगे तो आंसर इंप्रूव ही होंगे. बट ये एपिसोड आज ना रिलीज होकर 6 महीने बाद भी रिलीज होगा, उसका इम्पैक्ट उतना ही पॉजिटिव या नेगेटिव होगा जितना आज होगा. इसमें टाइम का कोई प्रेशर नहीं है. सो यू डोंट हैव टू बी स्विच्ड ऑन ऑल द टाइम. बट अगर ट्रेंड फॉलो करना होता, अभी ये ट्रेंड चल रहा है, अभी वो ले आते हैं गेस्ट, अभी उस पर वो बात करते हैं, अभी उन पर रिएक्शन ले लेते हैं, अभी उसको सनसनी क्रिएट करते हैं, देन दैट इज अ ट्रैप दैट यू फॉल इन, मोस्टली लेड बाय इम्पेशेंस. और ऑल्सो से थोड़ी हर्ड मेंटालिटी एंगल आ जाती है. वो इम्पेशेंस से ही आती है क्योंकि हर एक इंसान ना दूसरे को देख के लगता है यार वो कुछ ऐसा कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ. फोमो 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 एंड दैट जस्ट बिकॉज इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, द फोमो की बुनियाद इम्पेशेंस है. अगर आप पेशेंट हैं देन यू डोंट केयर कि आपके साथ कब होता है.
यू ओनली केयर कि आपके साथ होता है कि नहीं होता है कोई इस जल्दबाजी में नहीं है कि यार 30 साल तक तो घर खरीदना ही है, 35 तक तो मर्सिडीज लेनी ही है. दे आर लाइक घर खरीदना है, मर्सिडीज लेनी है. अब वो चाहे 30 पे हो, 31 पे हो, 32 पे हो. मैं जब मर रहा हूँगा तो ये तो नहीं बोलूँगा यार 30 में घर खरीदना था लेकिन 32 में आया, आई एम सच अ फेलियर. कोई ये तो नहीं बोलता मरते हुए. वो देता है यार घर खरीदना था और घर मिल भी गया तो भगवान की देन है. फोमो विल ऑलवेज बी कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से वो इस मकाम तक जल्दी पहुंच पाएगा और मैं लेट हो जाऊंगा. लेकिन अगर आपकी जिंदगी के गोल्स पे कोई टाइम स्टैम्प ही नहीं लगा हुआ देन फोमो भी नहीं आएगा. ये टाइम स्टैम्प वाली एंगल ना मेरी 20s की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने कुछ बहुत स्ट्रिक्ट गोल्स रखे थे खुद के लिए. उसमें से एक गोल था फोर्ब्स 30 अंडर 30 जो मिला 29 बर्थडे के थोड़े दिन पहले. ये फोर्ब्स 30 अंडर 30 का स्पॉट मिला था. जिस दिन मुझे पता चला कि स्पॉट मिल रहा है बहुत रोया. और उस दिन पता चला कि ये गलती थी, शुडंट हैव केप्ट दिस गोल. क्योंकि इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो गया था मैं इस गोल के साथ कि खुद पर हर साल प्रेशर डाल रहा था. इस साल भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं, इस साल भी नहीं हुआ. तो जब एक्चुअली वो गोल स्कोर हो गया मुझे रोना आया क्योंकि बोझ हट गया था. एंड फ्रॉम दैट एक मेंटालिटी स्विच आ गई कि यार मैं कभी भी टाइम स्पेसिफिक गोल नहीं रखूंगा. एंड आई फील सो मच मोर रिलैक्स नाउ. मैं टेंशन के साथ जीता था. पर ये सिर्फ फोर्ब्स 30 अंडर 30 की बात, ना जाने कितने ऐसे टाइम स्पेसिफिक गोल्स होते हैं लोगों के. एंड दैट्स एक्चुअली अ फॉर्मूला फॉर सैडनेस. इट इज एन इंस्टेंट फॉर्मूला फॉर सैडनेस. आई होप कि ऐसी गलतियों के बारे में बात करके ना लोग जिंदगी का सच जाने. I've also realized, I mean, ये जो हमने हर्ड मेंटालिटी की बात करी, मोस्टली हर कोई टाइम स्पेसिफिक गोल्स चॉक आउट करके जी रहा है. स्पेशली टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, इट्स ऑल सोशल मीडिया स्पेसिफिक, नंबर स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक. बट जितने टॉप सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स देखे मैंने जिनका रेलेवेंस 7-8 सालों से ज़्यादा रहा है, जाकिर खान, तन्मय भट्ट, जितने भी है, प्राजक्ता कोहली, भुवन माम, सारों ने पहले ये नोटिस किया कि हर्ड कहाँ जा रही है, मैं कहीं और जाऊंगा. अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करी, बिल्कुल अपना स्पेस क्रिएट करा. आप कुछ ऐड करना चाहोगे ये सोशल मीडिया एडवाइस के एंगल से? यही है यार. आई थिंक इट इज सच अ, लोग कंटेंट पीस डालेंगे और फिर बोलेंगे अंकुर मैंने ये रील डाली और सिर्फ 60 ही लाइक आई है. मतलब ब्रो, अगर मैं आपके घर 60 रैंडम लोगों को भेज देता ये बोलने के लिए कि आपकी रील उनको बड़ी पसंद आई, वुड यू बी हैप्पी? एंड लाइक आई विल बी इमेंसली हैप्पी. लाइक 60 रैंडम लोग मेरे घर आके बोल रहे हैं ब्रो क्या बढ़िया रील थी. तो यही हुआ था सादा भाई. यू आर डिसमिसिंग इट क्योंकि आपको किसी के 600 और 6000 या 6 लाख दिख रहे हैं. बट कैन यू फॉर अ मोमेंट स्टॉप एंड पॉज एंड रियलाइज कि 60 रैंडम अजनबी आपके कंटेंट पीस को लाइक करके अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं. दे स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, कंज्यूम्ड व्हाट यू हैड टू सेड, रिएक्टेड टू इट एंड देन मूव्ड ऑन विद देयर लाइफ. दैट इज अ इमेंसली ग्रेटफुल मोमेंट इन योर लाइफ. इसी को बस बरकरार रखो दोस्त, क्योंकि गेम इतनी लंबी है जहाँ एज आई सेड 450 मिलियन लोग हर महीने, 45 करोड़ लोग इस 140 करोड़ देश में से एक प्लेटफॉर्म पे हर महीने आते हैं. तो आप अगर अच्छा काम करेंगे उस 45 में से आपको बहुत सारे करोड़ मिल जाएंगे. लेकिन पहले ही दिन तो वो नहीं होने वाला ना, वो धीरे धीरे ही होगा. और क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको ये अभी मिले या 5 या 10 साल बाद मिले, क्योंकि ऐसे नहीं है कि ये स्पोर्ट है जहां आपकी फिजिकल फिटनेस इज नेसेसरी. ये गोल्फ है, आप किसी भी उम्र में खेल सकते हो. ये स्क्वॉश नहीं है जहां आपके लिए आपको 20s ही एकदम क्रैक करने होंगे. लुक एट मी, लाइक अगर मैं कर सकता हूँ और इतने सारे लोग हैं जो अपने 30s में, अपने 40s में, इवन बियॉन्ड कर रहे हैं. एंड ये दुनिया में पहली बार हो रहा है, पहली बार डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस है जहां एलॉन मस्क भी उसी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बना रहा है जहां आप बना रहे हैं. एंड उसके पास ऐसा कुछ नया या ज्यादा नहीं है जो आपके पास नहीं है.
वो भी सेम चीज़ कर रहा है जो आप कर रहे हैं, और हर एक इंसान जो उस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल है वो उसी तरीके से सक्सेसफुल बनाए जिस तरीके से आपको भी बनना होगा. तो आई कॉन्स्टेंटली से कि यार कंसिस्टेंसी इज द ओनली गेम, एंड देयर आर इनफ एंड मोर एग्जांपल्स आउट देयर जहां बस लगे रहो एंड यू विल चॉक इट आउट. क्या पैसे बढ़ेंगे इस इंडस्ट्री में? ये मैं थोड़ा बिजनेस बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल अगले 10 सालों में 100%. यार एक अटेंशन इकोनॉमी है, एंड हमेशा ये सोचना है कि वैल्यू कहाँ से बनती है. वैल्यू उस चीज़ से बनती है जो चीज़ हासिल करना मुश्किल होता है. हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में अटेंशन मिलना आसान था क्योंकि सब लोग काफ़ी फोकस तरीके से काम करते थे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे. तो इसीलिए अगर दूरदर्शन पे ऑलमोस्ट पूरा देश आता भी था, एडवर्टाइज़र को लगता था कि यार और कहीं तो जाने का जरिया है ही नहीं, तो हम दूरदर्शन को चाहे जितने भी पैसे दे दें उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो व्यूअर है वो कहाँ और जाएगा, कोई जरिया ही नहीं है. क्या कर लेगा? मूवी देख लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, न्यूज़पेपर पढ़ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस ख़त्म. लेकिन आज जब हर एक इंसान को पता है कि मेरे पास 10 करोड़ ऑप्शंस हैं अपना वक्त बिताने के, अपना अटेंशन डिवोट करने के, तो जहाँ भी आपके पास एक अटेंशन गैदरिंग मैकेनिज्म होगा, एडवर्टाइज़र वहीं अपना पैसा डालेगा, क्योंकि उसे पता है कि डिस्ट्रैक्शन इज़ द बिगेस्ट एनिमी फॉर द एडवर्टाइज़र. तो जहाँ भी अटेंशन मिलेगा वहाँ पैसा बनेगा. तो अगर आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर लिया जहाँ लोगों का अटेंशन आपके पास है, दैट्स इट, चेंज्ड. अब प्लेटफॉर्म ना फ़र्क नहीं करता, चाहे वो आज इंस्टाग्राम में यूट्यूब हो, कल कोई नया प्लेटफॉर्म बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है और उस ज़रिए से लोगों का अटेंशन है, पैसा उसी तरफ जाएगा क्लियरली. एंड इट इज़ लाइक मुझे, एंड आई एम श्योर शायद आपको भी ये होता होगा, मुझे कभी कभी यार होता है यार, एक रील बनाने के हमें इतने पैसे मिलते हैं जितने बेचारे एक ब्रेन सर्जन को नहीं मिलते हैं ऑपरेशन करने के. बहुत भारी फील होता है. लाइक एंड यार ये कैसी दुनिया है यार. लेकिन देन यू रियलाइज कि दुनिया अटेंशन की तरफ ही जाए जा रही है, क्योंकि अटेंशन की ही कमी है. तो जिस चीज़ की कमी होगी उस चीज़ को अगर आप गैदर करेंगे, आप उसी से पैसे बनाएंगे. तो एक समय था जहाँ सोना वो चीज़ थी, फिर हीरे जवाहरात वो चीज़ बने, फिर इंडस्ट्रीज़ वो चीज़ बनी, फिर पॉलिटिकल कनेक्शंस या कंपनी पावर वो चीज़ बनी. आज जब सब कुछ डेमोक्रेटाइज्ड है तो अटेंशन वो चीज़ बन रही है. कल शायद कुछ और होगी, हु नोज. एक दुनिया की मैं कल्पना करता हूँ जहाँ हर एक इंसान जब वर्चुअल होगा, एक कुछ भी डाल के वो किसी अपनी ही दुनिया में अपना ही अवतार में जी रहा होगा, then suddenly real life experiences will become far more valuable. तो कोई अगर हेरिटेज वॉक करवा रहा होगा ना, वो शायद एक अमीर करोड़पति बन जाएगा, क्योंकि उसके पास वो एबिलिटी होगी कि मैं लोगों को रियल लाइफ में बॉम्बे की स्ट्रीट्स पे चलवा पा रहा हूँ, उनको एक्चुअली दिखा पा रहा हूँ कि ये रहा कोलाबा, ये रहा वर्सोवा, ये रहा घाटकोपर, ये रहा समुंदर, ये रहा ब्रिज. क्योंकि लोग वो सब कुछ भूल चुके होंगे, हर एक चीज़ वर्चुअल हो चुकी होगी. And maybe that will be value. So whatever is scarce, if you have that or you possess that, you will create value. हमें पहले डबल डिजिट के में व्यूज़ मिलते थे, यानी कि 100K के नीचे के व्यूज़ मिलते थे. अब अगर 100K से कम व्यूज़ मिले मतलब महाफ्लॉप पॉडकास्ट है. दैट्स द ट्रूथ. दुनिया बदल चुकी है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 2020 से पहले लोग पास्ट के बारे में बातें करते थे ज़्यादा. अब लोग प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात करने लगे हैं. ऐसे बहुत लोग हैं जो पॉडकास्टिंग को भी क्रिटिसाइज करते हैं या इन्फोटेनमेंट कंटेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि वाई यू बीइंग प्रीची, ज्ञान क्यों दे रहे हो. पर ऐसी कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़रूरी है अगर रेडी प्लेयर 1 वाली ज़िंदगी जीनी है. तो एंड में बस यही रिकमेंडेशन है, मूवी रिकमेंडेशन है, जाके रेडी प्लेयर 1 देखो. बहुत बढ़िया मूवी, वेरी इम्पैक्टफुल. आई फील कि हर सोशल मीडिया क्रिएटर को तो देखनी चाहिए. और आज के ज़माने में हर कोई सोशल मीडिया क्रिएटर है, इसे हर किसी को देखनी चाहिए. कुछ कहना चाहोगे उस मूवी के बारे में? आई थिंक वो मूवी, ये होता है ना, फ्यूचर की मूवीज ज़्यादातर एक बहुत ही डिस्टोपियन सी दुनिया दिखाते हैं जहाँ लाइक गरीब एकदम झुलस रहे हैं, मर रहे हैं, ये सब हो रहा है. मुझे नहीं लगता कि इतना बुरा हाल होगा. मुझे जनरली ऐसा लगता है कि हर एक इंसान एक बहुत ही अच्छे से दर्जे पे रहेगा. बट ये उस मूवी की सच्चाई मुझे बिल्कुल लगी कि हर एक इंसान वर्चुअली अपनी ज़िंदगी जी रहा होगा. एंड उनका
जैसे आज नशा अलग अलग तरीकों से होता है, उस पॉइंट पे नशा अपने वर्चुअल ज़िंदगी जीने का होगा, क्योंकि वहाँ आप वो हर एक चीज़ कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, एंड वो आपके बस में होगा। वो उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑलमोस्ट ऑन योर कमांड होगा। जैसे लूसिड ड्रीमिंग का कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल। कुछ लोग अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर पाते हैं, सपनों की दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं, वो एक्चुअली रियलिटी बन जाएगी। रेडी प्लेयर वन उसी के बारे में। आई फील कि फ्यूचर के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, एंड रेडी प्लेयर वन इज कमिंग, दैट्स ऑल आई विल से। अंकुर वारिकू भाई, थैंक यू। क्यूट सी कॉन्वर्सेशन थी आज। हमेशा आपकी एनर्जी रब ऑफ हो जाती है इस पूरे शो पर, तो थैंक यू फॉर दैट कॉन्वर्सेशन, जिसकी वजह से हमें टैगलाइन मिल गई। और थैंक यू फॉर टुडेज कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच रणवीर। जिससे आई डोंट नो क्या मिला है, पर कुछ तो मिला। एंड अगली बार मैं बताऊंगा कि आज क्या हुआ, बट इट्स ऑलवेज ग्रेट मीटिंग यू भाई। Thank you so much. विश यू ऑल द लक। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, Thank you. एंड होप टू सी यू सून। Thank you so much. All the best. तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट अंकुर भाई के साथ। जब अंकुर भाई और मैं ऑफ कैमरा, ऑफ स्क्रीन मिलते हैं, तब कॉन्वर्सेशन ऐसे ही रहती है। आई थॉट कि यार हर पॉडकास्ट में मुझे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे खुद के सवाल है, जिन चीज़ों के बारे में मुझे खुद बात करनी है, कभी कभी एक पॉडकास्ट फॉर्म में हम रिलीज़ कर सकते हैं TRS पर। यही है TRS का मैजिक कि आई गेट टू ग्रो अप इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, और मेरे सवाल ना एक पॉइंट के बाद आपके भी सवाल बनेंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक, विच इज़ वाई ऐसे रॉ कॉन्वर्सेशंस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस पॉडकास्ट को लेकर जो भी आपका फीडबैक है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, विल सी यू सून।